दोस्तों आपने एक चीज़ गौर करी होगी ओला इलेक्ट्रिक के अंदर कि ये शेयर लगातार आपको गिरावट में देखने को मिल रहा है, लगातार इसके अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे ना 5 दिनों के अंदर 10% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। गिरावट का रीज़न आपको पता ही है कि ओला इलेक्ट्रिक का शेयर इस वजह से गिर रहा है क्योंकि इसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि इन्होंने 40 करोड़ का ड्यूज़ यहाँ पर क्लियर नहीं किया है, 2 सप्लायर का ड्यूज़ जो पैसे देने थे वो दिए नहीं हैं, तो एनसीएलटी पहुँच गए। तो इस वजह से आप सभी को पता है कि शेयर गिर रहा है। अब ओला का इसके ऊपर क्या रिप्लाई आया है? ओला इलेक्ट्रिक ने भी तो रिप्लाई करना है। तो ओला इलेक्ट्रिक का रिप्लाई इस वीडियो में देखेंगे। साथ में एनालिसिस करेंगे कि दोस्तों चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, कहाँ तक हो सकती है गिरावट, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सप्लायर है, उन्होंने एनसीएलटी को ये रिटर्न में लिख के दिया है कि आप लोग डिक्लेयर करो ओला इलेक्ट्रिक को बैंकक्रप्ट कंपनी और हमें मदद करो कि भाई हमारा जो 40 करोड़ रुपए का पेंडिंग ड्यूज़ है, वो आप हमें दिला दो। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन हो गया, ये बहुत बड़ी डिमांड हो गई एनसीएलटी की तरफ से। यानी जो सप्लायर है वो एनसीएलटी से ये डिमांड कर रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक को आप लोग बैंकक्रप्ट घोषित करो और हमारा पैसा दिला दो। सो यहाँ पर दोस्तों जो रिपोर्ट्स आ रही है ना वो यही आ रही है कि ओला इलेक्ट्रिक ने अभी दोस्तों फ्रेशली एक लीगल प्रेशर को देखा है क्योंकि दो कंपोनेंट के जो सप्लायर हैं वो एनसीएलटी के पास गए हैं ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी को लेकर। ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है वो एक कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सप्लायर है वो यहाँ पर चाहते हैं कि ओला को आप बैंकक्रप्ट करो, कंपनी के एसेट को सेल करो, हमारा पैसा दो। ये दोस्तों यहाँ पर कौन चाहता है? सप्लायर चाहता है। 40 करोड़ रुपए चाहिए उनको। अब दोस्तों जो लेटेस्ट पेटिशन है जो फाइल करी गई है, एक है स्टारलिंग ई मोबाइलिटी सोल्यूशन की और एक है एनीवॉल्वे मैंडो ई मोबाइलिटी की। स्टर्लिंग ई मोबाइलिटी दोस्तों जो कंपनी है वो ईवी कंपोनेंट आर्म है स्टर्लिंग टूल्स का, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। और आनंद ग्रुप की ई मोबाइलिटी की बिजनेस कंपनी है एनवी वॉल्वे मैंडो। अब दोस्तों ये दोनों कंपनीज का अगर आप देखोगे, एक कंपनी का 29.8 करोड़ रुपए बाकी है, एक का 10.8 करोड़ रुपया बाकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 40 करोड़ रुपए टोटल पेड करना है। और दोस्तों दिस इज़ नॉट अ लार्ज नंबर। जब अगर आप देखोगे ओला इलेक्ट्रिक का फाइनेंशियल ईयर 26 का रेवेन्यू 2253 करोड़, उसके साथ अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखोगे Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 का रेवेन्यू 265 करोड़। लेकिन डिस्प्यूट अगर आप देखोगे सप्लायर का तो 15% है ओला इलेक्ट्रिक के रेवेन्यू का, सिर्फ 15% है। तो आपको क्या लगता है कि एनसीएलटी ओला इलेक्ट्रिक को बैंकरप्ट घोषित कर देगा? ये दोस्तों रिपोर्ट्स आती हैं कि भाई पेटिशन में बैंकरप्ट घोषित करने की बात करी गई, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि एक कंपनी का 15% ऑफ द रेवेन्यू, इतना पैसा बाकी है 40 करोड़ रुपए। जो कंपनी सिंगल क्वार्टर में 265 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, एक साल के अंदर 2253 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, क्या वो कंपनी बैंकरप्ट साबित हो सकती है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद देख सकते हो दोनों ही पिटीशन के अंदर फाइल किया गया सेक्शन 9 फॉर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। देखिए उन्होंने केस ही फाइल किया है कि ये कंपनी बैंकरप्ट है, हमारा पैसा एसेट बेच के दे दो। लेकिन दोस्तों ये रूट ही गलत चूज किया है क्योंकि अब जब एनसीएलटी फाइल ओपन करेगा, एनसीएलटी जब फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो एनसीएलटी ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो आप कह रहे हो कि इसको बैंकरप्ट घोषित करना है ओला इलेक्ट्रिक को, सबसे पहले इन्वेस्टर्स का पैसा लगाए, रिटेलर्स का पैसा लगाए, इन्वेस्टर का पैसा लगाए, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो ड्यूज़ है वो कंपनी के रेवेन्यू का 15% ही है। तो कोई बड़ा ड्यूज़ नहीं है। अगर ये होता कि भाई 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ का ड्यूज़ होता तो कोई बात है कि हाँ भाई इतना बड़ा ड्यूज़ है। आपका सिर्फ 40 करोड़ का ड्यूज़ है। हमारे लिए 40 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है, बट कंपनी के रेवेन्यू का साइज अगर आप देखोगे 265 करोड़ क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखोगे 2265 करोड़। तो बड़ा डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो बैंकरप्ट घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं जो वेंडर, वो नहीं होने वाला। दूसरी चीज़, ओला इलेक्ट्रिक का रिप्लाई आ चुका है। ओला इलेक्ट्रिक ने काउंटर बैक किया एनसीएलटी को, जो इंसॉल्वेंसी क्लेम्स हैं उनको बिल्कुल खारिज किया। मैं आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हो। ओला इलेक्ट्रिक ने सबसे पहले रिजेक्ट किया ये पेटिशन को जो उनके खिलाफ करी गई है, ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर करी गई है। और बताया है कि ये बस एक लीगल टैक्टिक है सप्लायर की। अब पूरा मामला क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये केस पुराना है, मतलब ये फाइल नहीं हुआ था, इन दोनों के बीच में था।
कि भाई पैसा नहीं मिल रहा है, ये प्रेशर डाल रहे पैसा नहीं मिल रहा है। अब पैसा क्यों नहीं दे रहा है ओला? ओला इलेक्ट्रिक पैसा क्यों नहीं दे रहा है, ये भी तो रीज़न पता होना चाहिए। तो ओला इलेक्ट्रिक इस वजह से पैसा नहीं दे रहा है क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि भाई इन्होंने जो हमें पार्ट्स सप्लाई किए हैं, सबसे पहले वारंटी क्लेम नहीं कर रहे ये लोग। वारंटी क्लेम करना चाहिए ना, अगर पार्ट्स आपके ख़राब है, आपने उसकी वारंटी दी है तो आपको उसको क्लेम करके देना चाहिए। जो सप्लायर है वो क्लेम करना नहीं चाहते। सेकंड चीज़, क्वालिटीज़ के बहुत इश्यूज़ हैं, क्वालिटी बहुत ख़राब ये लोग बेच रहे हैं हमें, तो हम इस वजह से इनका पैसा रुका के रखें। हमने जानबूझकर इनका पैसा रुकाया है। हमारी वारंटी क्लेम करके दे, हमारा जो क्वालिटी का डिस्प्यूट है उसको चेंज करके दे, तब लोग हम आपको पैसा देने वाले हैं, वरना हम लोग पैसा नहीं देंगे। ये ओला की साइड की स्टोरी है। सप्लायर की साइड की स्टोरी तो हम लोग 2 दिन से सुन रहे हैं कि उनका पैसा बाकी है, वो लोग ने एनसीएलटी में केस फाइल कर दिया है। अभी वो लोग एक और पिटीशन फाइल किए हैं, जहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि ओला को बैंकरप्ट डिक्लेयर करके एसेट को बेचकर हमारा पैसा दे दो। तो ये सप्लायर की साइड की स्टोरी है। ओला की साइड की स्टोरी ये है कि सबसे पहले इन्होंने वारंटी क्लेम्स को रिजेक्ट किया हमारे। जो इन्होंने पार्ट्स भेजे थे उसमें बहुत सारे पार्ट्स ख़राब थे, वर्किंग नहीं थे। सेकंड चीज़ कह रहे हैं कि भाई क्वालिटी बड़ी ख़राब है पार्ट्स की, बहुत ही चीप क्वालिटी के पार्ट्स हैं। तो उसके ऊपर इनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो मैं आपको कह दूं कि ये केस के अंदर ना दोस्तों क्या होगा, ओला को बैंकरप्ट नहीं घोषित करेगा एनसीएलटी। जो इन्होंने केस फाइल किया है सेक्शन 9 का, उसके तहत एनसीएलटी इनको बैंकरप्ट नहीं घोषित करेगा, बिकॉज रेवेन्यू का सिर्फ 15% ड्यूज़ है। मैं फिर कह रहा हूँ। दूसरी चीज़, जो क्वालिटीज़ इशू है उसका रिप्लाई आपको देना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, एनसीएलटी के अंदर आपको रिप्लाई देना पड़ेगा दोनों ही सप्लायर को, जिन्होंने केस फाइल किया है, पिटीशन फाइल किया है। और इसको सेटल करेगा एनसीएलटी। ये पूरे केस को सेटलमेंट करके एनसीएलटी बताएगा कि भाई इतना आपका नुकसान है, ओला का जितना भी क्वालिटी इशू है सर, वारंटी इश्यूज़ है, उसका जितना भी नुकसान है वो कट के आपको पैसा मिलेगा। तो 40 करोड़ तो मुझे नहीं लगता मिलने वाला, थोड़ा कट कुटा के ही सप्लायर को पैसा मिलेगा। तो ये केस दोस्तों मुझे लगता है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा। कोई बड़ा केस नहीं है, कोई इतना वो केस नहीं है कि आपको पैनिक होना चाहिए गिरावट से। सेकंड चीज़, इससे कोई भी दोस्तों कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। काफ़ी लोग को ये लग रहा है कि इससे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो जाएगी, और मैन्युफैक्चरिंग स्लो होगी तो कंपनी सेलिंग नहीं कर पाएगी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर की, इलेक्ट्रिक बाइक्स की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सप्लायर 1-2 नहीं होते, सप्लायर बहुत होते हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक दोस्तों यहाँ पर दूसरे सप्लायर से पार्ट्स को अरेंज कर सकता है। तो ओला ने खुद ही कह दिया है कि इससे यहाँ पर कंपनी का आप कह सकते हो कोई मैन्युफैक्चरिंग पे इफ़ेक्ट नहीं आने वाला, कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल के ऊपर, व्हीकल डिलीवरी टाइमलाइन के ऊपर, और कोई भी ब्रॉडर ऑपरेशंस के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये केस भी मुझे लगता है जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।